Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will start a new chapter for class 10, chapter 3, Money and Credit. जैसा कि आप इस चैप्टर्स के नाम से ही समझ चुके होंगे कि मनी एंड क्रेडिट मीन्स हम इस चैप्टर में मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या है? फाइनेंस, किसी भी चीज़ को जिसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मनी। एंड क्रेडिट, किसी भी चीज़ का लोन, उधार लेना या देना, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तो मनी को कंटिन्यू करते हैं। मनी बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था अदर गुड्स से, मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, दैट इज़ कॉल्ड वस्तु विनिमय। अब इसका ये हमारे एंशंट इंडिया में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट था या सबसे बेस्ट एक मीडियम था जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी। तो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, इट इज़ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स आर डिफ़िकल्ट, सम गुड्स आर इनडिविजिबल। मतलब अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो ये हमारा एंशियंट मीडियम था एक्सचेंज का, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसमें कभी कभी कि आपका डबल कोइंसिडेंस हो सकता था किसी भी चीज़ की। वांट्स, आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम पर्सन को सेम चीज़ की ही वांट्स हो। या फिर स्टोरिंग वैल्यू की डिफ़िकल्टी होती थी, आपका जो पेमेंट है वो भी डिफ़र हो जाता था। और कभी कभी जो गुड्स है जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं वो डिविजिबल नहीं हो पाती है, मतलब बांट नहीं सकते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो दैट वाज बार्टर सिस्टम इज़ फेल। तो फेल होने के बाद जब बार्टर सिस्टम के, तो हमने एक नया मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वेंट किया जिसे हम मनी कहते हैं, जो आपका आज भी अभी भी चल रहा है, जिसे हम मनी कहते हैं। तो मनी क्या है? एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। आपका ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसी आपकी एक एनीथिंग विच इज़ यूज, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी थिंग है जिसको आप एक्सचेंज के रूप में यूज कर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड पेमेंट है, मतलब आपका उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, आप उसकी जो पेमेंट कर सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट है वो। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? मनी। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहला फंक्शन आपका आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी से सेल या परचेज कर रहे हैं, तो आप एक्सचेंज में क्या करेंगे? मनी को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे किसी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे गुड्स के बदले आप एक्सचेंज कर रहे हैं मनी को। तो दैट इज मनी का फर्स्ट फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंड आता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू। आपने अपने मनी को स्टोर किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टोर किया तो कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप जितना ही स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है। आप अगर बैंक में स्टोर करते हैं तो जस्ट लाइक इंटरेस्ट से बढ़ती है, या आप अपने पास है तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आ सकता। तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू। Money is a standard of deferred payment, an agreed unit of measure that enables people to contract for future payments and receipts. Money आपका जो है वो एक स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, और आप ये एक तरह से आपको प्रॉमिस भी है, या आप फ्यूचर पेमेंट एक किसी रिसिप्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेक के थ्रू फ्यूचर पेमेंट करते हैं। आपने अभी किसी प्रोडक्ट को परचेज किया और आपने उसे पेमेंट किया है, तो आप चेक दे सकते हैं, या किसी रिसिप्ट के थ्रू आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर आपके मनी के थ्रू पेमेंट करने पर। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट आप मूव करते हैं ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे मनी के अलग अलग फॉर्म्स दिखाए गए हैं, अलग अलग टाइप के कॉइन्स है, अलग अलग टाइप के आपकी जो करेंसीज है उन्हें बताया गया है। ये किस तरह की कॉइन्स हुआ करते थे हमारे एंशियंट, जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें। यहाँ पे हर कोई किंग अपने नाम का या अपने पिक्चर का कॉइन बनवा देता था, जिससे उसकी जो डायनेस्टी है वो बहुत पॉपुलर हो सके। तो लेकिन ये सब धीरे धीरे आपके जो हैं ये खत्म होने लगे, और अब जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है वो आपका करेंसी एंड कॉइन में रह गया है, रुपीज नोट में रह गया है। और
कॉइन्स चलते हैं, जो सिंपल कॉइन्स एंड रुपीस जो आपके नोट में आते हैं, बस वो रह चुका है। अगर आगे बात करते हैं तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो कंट्री को मनी प्रोवाइड कराता है। मनी मतलब इंडिया की जो करेंसी कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इस करेंसी को प्रोड्यूस करता है एंड मार्केट में लॉन्च करता है। इसके पास पूरा कंट्रोल है करेंसी के ऊपर। इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो डिमांड डिपॉजिट्स अनदर फॉर्म ऑफ मनी। ये एक तरह का डिमांड डिपॉजिट जिसे हम डीडी कहते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। यहाँ पे आप कुछ जो भी किसी को आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका एक डिमांड करा जाता है बैंक में, और जिस भी किसी का वहाँ नाम लिखा गया है उस डिमांड डिपॉजिट पे, और उसी को आप का जो अकाउंट से डिडक्ट होके पेमेंट पहुंच जाता है। तो ये एक सेफेस्ट पेमेंट मोड है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है थ्रू द मनी। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप अपना क्या करते हैं कि बैंक में अभी यहाँ तो हमने मनी लिया, उसी के अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा, लोन। लोन क्या है? लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मीडियम ऑफ है जिससे आप किसी भी चीज़ में जब भी आपको नीड है, आप बैंक से या किसी पर्सनल किसी भी अपने फैमिली रिलेटिव्स या किसी भी फ्रेंड से आप पैसे कुछ उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लोन। अब लोन आप किस लिए ले सकते हैं? दैट इज पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड मॉर्टगेज लोन। आपने अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए लिया लोन, या फिर आपको पैसों की ज़रूरत किसी बिजनेस के लिए है, या किसी भी अदर वर्क के लिए आपको अगर बिजनेस के लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप कॉल करते हैं। और गवर्नमेंट के थ्रू अगर लोन लेना है तो हम बैंक्स में कॉल करते हैं, और अगर आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं तो वो नॉन कमर्शियल लोन्स कहलाते हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि बैंक हमारे कुछ डिपॉजिट्स को जमा करते हैं। बैंक कुछ आपने जो भी डिपॉजिट्स, आपकी जो सेविंग है उसे बैंक में जमा कराते हैं, और उसी बैंक का कुछ डिपॉजिट का कुछ रेशो बैंक अपने पास रखता है, और अदर जो वैल्यू है, सपोज आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराए तो उसका 1,000 बैंक एज अ कैश रिजर्व अपने पास रखेगा, और बाकी 9,000 को एज अ लोन वो अनदर पार्टी को दे सकता है। तो यहाँ पे जो कैश रिजर्व रखा जाता है वो है कि आपकी जो अमाउंट आपने जो 10,000 किया है, फॉर उसकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बैंक ने वो कैश रिजर्व रखा जाता है। इसे हम कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं, CRR। इसी के साथ आगे आप मूव करते हैं कि क्रेडिट। क्रेडिट रेफर्स टू an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or service in return for the promise of future payments। क्रेडिट का मतलब, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि एक एग्रीमेंट है जो लेंडर और बोरोवर मतलब देने वाले और उधार लेने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है, जिसका आप किसी भी चीज़ का और क्रेडिट हो सकता है, वो मनी, गुड्स और सर्विस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, और इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और रिटर्न में क्या होगा, आप उसको प्रॉमिस करते हैं कि आप फ्यूचर में उसका पेमेंट कर देंगे। तो ये एक तरह से आपका क्रेडिट कहलाता है, उधार देना। अब यहाँ पे जब आप किसी से क्रेडिट ले रहे हैं तो उसकी कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी होता है, कि कुछ उसके टर्म्स है जिनमें आता है कोलेटरल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, टर्म ऑफ द लोन, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपके जो 5 पॉइंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्रेडिट के टर्म्स में। इसमें आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसा कि आपको नोट्स में भी मैंने बताया था, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे एज अ सिक्योरिटी आप रखते हैं लोन लेने के लिए, ताकि अगर आप इन फ्यूचर अपना लोन पे नहीं कर पाए, रीपे नहीं कर पाए, तो जिस भी किसी को आपने अपनी सिक्योरिटी दी है वो उसे बाय करके, मतलब उसे सेल करके आपकी जो अमाउंट है लोन की उसे ले सकता है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी को लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया है, या कुछ सिक्योरिटी आपने जमा कराई है, वो कुछ भी हो सकती है। आपकी एसेट्स हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, आपका व्हीकल हो सकता है, जो भी आपसे रिलेटेड है जिसे आप उस टाइम मनी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट आपने एज अ सिक्योरिटी जमा कराया। अगर आप अपना जो रीपेमेंट है वो करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो जहाँ भी आपने लोन दिया है, जिससे भी लोन लिया है, वो आपकी उस सिक्योरिटी को बेचकर अपने जो लोन का जो उसका लॉस हो रहा है उस अमाउंट का
प्रॉफिट मतलब उस अमाउंट को भर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो लोन उस को रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता है। सपोज अगर उसकी सैलरी इतनी नहीं है या उसके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसने आपसे लोन बहुत बड़े अमाउंट का ले लिया है, तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है कि वो रीपेमेंट कैसे करेगा। तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी का भी लोन, किसी को भी लोन देने से पहले। टर्म ऑफ द लोन क्या होती है कि यहाँ पे आपको जो भी उसके साथ, जितनी भी आपको उसके साथ टर्म्स लगानी है, कंडीशंस आपको कुछ होती हैं कि आप किस मोड में रीपेमेंट लेंगे या आप किस तरह से उससे पेमेंट करेंगे, लोन का अमाउंट एक साथ देंगे या उसको भी आप एक तरह से इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो ये सब जो टर्म्स है लोन की, ये भी उसमें लिखी गई होती है। मोड ऑफ रीपेमेंट में भी यही सेम चीज़ आती है कि आपने जो रीपेमेंट किया है वो कैसे वापस ले रहे हैं। आप उसको एक साथ पूरा अमाउंट ले रहे हैं या पहले प्रिंसिपल लेते हैं बाद में, सॉरी पहले इंटरेस्ट ले रहे हैं बाद में प्रिंसिपल ले रहे हैं। तो इस टाइप का जिस तरह का भी पेमेंट का आपका मोड है वो भी उसमें डिस्कस किया जाता है। लास्ट आता है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी को भी अगर लोन दे रहे हैं तो आप अपना अमाउंट यूं ही नहीं देंगे। आप फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी और फॉर फ्यूचर सेविंग्स आप चाहेंगे कि आपका जो लोन है आपने किसी को दिया है तो वो रिटर्न में आपको बढ़कर ही मिले। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और वो इंटरेस्ट रेट किसी भी कंपनी को क्रेडिट देने से पहले या किसी भी इंडिविजुअल को क्रेडिट देने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडियन इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे जो फार्मर्स को क्रेडिट दिया जाता है वो, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो फर्स्ट इज फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। फार्मर्स को लोन की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि फार्मर्स को क्या चाहिए कि वो लोन इसीलिए लेते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स इन्हें परचेज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छे से अच्छी हमारी अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में इन्हें यूज़ कर सके। अब किसी भी फार्मर के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, इन चीज़ों के लिए लोन ले लेता है और आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, और जब भी उसका हार्वेस्टिंग होता है तो उसके पास जैसे ही पेमेंट आता है वो अपने लोन को कंप्लीट कर देता है। देयर इज अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने अगर किसी फार्मर को लोन दिया है तो उस लोन के रीपेमेंट के बीच में 3 to 4 मंथ का कम से कम टाइम आपको रखना पड़ता है। क्योंकि अगर फार्मर किसी क्रॉप के लिए लोन ले रहा है तो जब वो उसको क्रॉप से इनपुट होगा, मतलब क्रॉप को कल्टीवेट किया है बट उसको जो आउटपुट मिलेगा वो कब मिलेगा, 3 to 4 मंथ में, जब वो उस क्रॉप को सेल करेगा मार्केट में। तो इतना टाइम पीरियड उसके बीच में दिया जाता है। Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvesting. Same फार्मर अगर किसी भी चीज़ के लिए लोन लेता है तो वो सीज़न के स्टार्टिंग में ही ले लेगा, क्योंकि सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत तो उसे सीज़न के स्टार्टिंग में ही हो जाती है। बट उसका जो रीपेमेंट वो करेगा वो आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि फसल काटने के बाद जब वो उसे मार्केट में सेल करेगा तभी वो आपका अमाउंट आपको रीपे कर सकता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे हम क्रेडिट को दो सोर्सेज में बांट सकते हैं, मतलब आप दो टाइप से लोन ले सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्सेज एंड सेकंड इज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आपके कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रीजनल रूरल बैंक्स कंस्टिट्यूट द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। आपके मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपके फॉर्मल सोसाइटीज में आते हैं, फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं। और ये बैंक सभी सुपरविजन किसके होते हैं, अंडर सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये जो फॉर्मल बैंक्स है ये सोर्स ऑफ लोन है और ये आपको फंक्शनिंग करते हैं। दे कलेक्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सबसे लो रेट में इंटरेस्ट लेते हैं। दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स और ये बहुत ही सिंपल वे में आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो होता है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स से ही आपको लोन दे देते हैं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे तो इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा कोई भी फार्मर, तो गवर्नमेंट
के ऑफिस बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आपको ये लोन्स मिल सकते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपके वो लेंडर्स होते हैं जैसे मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आपके आसपास में सपोज किसी भी किसान ने गांव के जमींदार जागीरदार से लोन ले लिया, या किसी बिजनेसमैन ने अपने साथी से लोन ले लिया है, या फिर किसी रिलेटिव से, तो ये लोग क्या हैं, ये कोई बैन नहीं है, ये किसी के भी अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है। तो ये इस टाइप के जो लोन्स होते हैं ये आपके इनफॉर्मल लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल नहीं होता। दिस इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सेम यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये किसी के सुपरविजन में काम नहीं कर रहे, तो ये एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं वो ये है कि ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं और कोई भी रूल्स और प्रोसीजर्स को ये फॉलो नहीं करते। ये अपनी एक तरह से मन मर्जी चलाते हैं कि हमें तो बस अकॉर्डिंग हमारी इजीली होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, बस अपनी मन मर्जी चलाने वाले सेक्टर्स होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज़ में जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो किस टाइप का है कि गांव के जो लोग हैं वो आज भी मनी लेंडर से 30% लोन लेते हैं, अदर इनफॉर्मल सोर्सेज से 18% लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से 27% एंड बैंक से 30%। आप देख सकते हो कि यहाँ अभी भी मनी लेंडर्स एंड अदर सोर्सेज से भी यहाँ पे लोन लिया जा रहा है गांव में। तो ये क्रेडिट का जो सोर्स है ये अभी भी थोड़ा गड़बड़ है, इसको इम्प्रूव करने की हमें बहुत ज़रूरत है। बट यहाँ पे अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, अर्बन एरियाज़ मतलब सिटीज़ की बात करते हैं, तो पुअर टेक्स 85% क्रेडिट फ्रॉम नो इनफॉर्मल सोर्सेज एंड ओनली 18% फ्रॉम बैंक एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज। यहाँ पे जो गरीब इंसान है वो 85% इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेता है और 18% अदर फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। रिच टेक्स मोर देन 90% ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। और शहरों में अभी भी जो रिच पर्सन्स हैं वो 90% लोन कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से। तो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपल। तो ये मेंटलिटी हमारी सोसाइटी की बनी हुई है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं मतलब हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो सिर्फ रिच पीपल्स को ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो इसी का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं, वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन्स टू द पुअर पीपल। ये जो बैंक्स हैं ये पुअर पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स क्यों नहीं देते हैं, तो इसका पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे मेन, आप किसी से भी लोन ले रहे हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए आपके पास कोई चीज़, पुअर पीपल के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और इनफॉर्मल सोर्सेज जो है वो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन दे देते हैं। बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज। नॉर्मल सी बात है कि बहुत से हमारे रूरल एरियाज आज भी ऐसे हैं जहाँ बैंक्स ही अवेलेबल नहीं हैं। बैंक्स डू नॉट कंसिडर द पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। और जो पुअर पीपल्स हैं उन्हें कंसिडर नहीं कर पाते हैं बैंक की क्रेडिट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होता है क्रेडिट के लिए, पुअर और इग्नोरेंट जो पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके पास उस तरह के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं, जिसके कारण पुअर पीपल बैंक से लोन लेने में नहीं आगे बढ़ पाते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे SHG कहते हैं, ये 15 to 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मोस्टली वुमेन्स होती हैं, जो अपने आसपास की नेबरहुड में रहने वाली जो वुमेन्स है वो काम करती हैं। नाम से ही पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक दूसरे की मदद करने के लिए ये ग्रुप वर्क करते हैं। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम मनी। और यहाँ पे जो 15 to 20 मेंबर्स होते हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट्स एज लोन फ्रॉम द ग्रुप
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एंड इट इज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि अगर किसी को भी जब जरूरत है तो वो अपने इस ग्रुप से ही लोन ले सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही कम होता है। आफ्टर 2 ईयर द ग्रुप कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। और एक बार बनने के बाद जब ग्रुप थोड़ा स्टैब्लिश हो जाएगा, थोड़ा एलिजिबल मतलब थोड़ा सही अच्छे से काम करने लगता है, तो 2 ईयर्स के बाद वो बैंक से भी लोन लेने लग जाते हैं। Importance of SHGS is members can get loans at low rate of interest। members जो बैंक के जो members हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही काम कर लेते हैं। द ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर्स टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो ग्रुप है ये लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करता है। मेंबर्स कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मैनी सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे हर तरह के सोशल इश्यूज पे भी बात की जाती है ताकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और सोसाइटी में एक नया रोल वो लोग प्ले करते हैं। बैंक विल गिव लोन्स टू SHGS विदाउट एनी कोलेट्रॉल। और यहाँ पे जो बैंक्स है वो विदाउट एनी कोलेट्रॉल यहाँ पे इन्हें लोन्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर में, जैसा कि अब आपने इस चैप्टर में देखा कि मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एट प्रेजेंट टाइम करेंसी के रूप में है, और उसके अलावा क्रेडिट भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इफ एनी क्वेरी occurs, please message me and comment me in the comment section, and I will also provide some notes of this chapter in the description box. Thank you. Have a nice day.